नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी कर पे। ये ग्रामीण प्रवेश का आगे का क्वेश्चन हम करेंगे आज। उस पिछले क्लास में हमने 110 क्वेश्चन तक कर लिए थे। इसके आगे हम क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्वेश्चन को देखते रहना है और ऑप्शन को याद करना है, क्योंकि इस जो ग्रामीण प्रवेश का उसमें आपको डाटा बहुत ज़्यादा याद करना है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो उससे आपको चीज़ें याद हो जाएगी। बार बार पढ़ना होगा। अगर आप बार बार पढ़ते, देखिए कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक बार पढ़ा है मुझे वो याद रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम किसी भी सब्जेक्ट को आप जब 3 से 4 बार रिवाइज़ करते हैं तो आप ये मानिए तब आप 75% अटैम्प्ट के लिए तैयार होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको 5 से 6 बार रिवाइज़ करना चाहिए हर एक सब्जेक्ट को, तभी जाके आप 80% 90% स्कोर करते हैं। जो भी बच्चे आपको देखते हैं जो इतने स्कोर लेकर आते हैं, वो कैसे लेकर आते हैं? रिवीजन। हम क्या करते हैं, हम बहुत तरह का सोर्स फॉलो करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने किसी और बुक से पढ़ लिया, एक नया बुक दिखा हमें, हमने उससे फॉलो करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं, आप अगर कोई भी ग्रामीण प्रेस की बुक पढ़ रहे हो, अरिहंत पढ़ रहे होगे और बहुत सारे पब्लिकेशन आ रखे हैं, तो मैंने तो अरिहंत खैर देखा है, बहुत अच्छा लिख रखा है उसमें, तो अरिहंत मैं बोलता हूँ। फिर युक्ति का भी जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा दे रखा है और बहुत प्रिसाइज, मतलब इसको बुक को आप लेंगे मार्केट में अगर, तो बहुत प्रिसाइजली चीज़ों को लिख रखा है, बहुत छोटे में, बहुत ज़्यादा विस्तार पे नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट है वही दे रखा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन, इसके ऑब्जेक्टिव आपको करा रहा हूँ मैं इसके। और आप, उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ें कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा है, तो आप बिना टाइम गंवाएं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 110 नंबर क्वेश्चन से। 110 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोनों का छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब कोनों को छोटा नहीं होना चाहिए। कितना? 30 डिग्री से, 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। जो लेखपाल है वो खसरा तैयार करता है और उसको किसको देता है? रजिस्ट्रार कानूनगो के पास दे देता है। 1 वर्ष तक वो अपने पास रखता है, 1 वर्ष के बाद वो रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन। इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही नहीं होता। समस्या विधि से प्लेन, ये सही होता है कि नहीं, ये पूछ रहा है कि ये सही है या नहीं, तो ये बिल्कुल सही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तर दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण क्या कहलाता है? तो अजीमुथ। ठीक है, तो आपको याद रखना अजीमुथ कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोनों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो मानचित्र पे जो प्रदर्शित करने की कला, उसको सर्वेक्षण कला कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार पेपर में, तो इसको सर्वेक्षण कला कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पढ़े गए पठनांक का अंतर 180 डिग्री आता है, तो इसका अर्थ क्या है? मतलब अगर डिफरेंस 180 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सुई सीधी है। क्या है? सुई बिल्कुल सीधी रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमाबंदी की तैयारी की जाती है। जमाबंदी की जो तैयारी है 2 पंक्तियों में की जाती है। ठीक है, एक पंक्ति तो इसको दे दिया जाता है, राज्य को दे दिया जाता है सरकार को, और एक पंक्ति लेखपाल अपने पास रखता है। ठीक है, 2 प्रतियां तैयार होती है, एक खुद के पास रखता है, 2 प्रतियां एक जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की पैमाइश मतलब नाप का कार्य कौन करता है? आपको पता है कि जितनी भी भूमि से जो भी काम है वो सारा का सारा हमारा राजस्व विभाग ही देखता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? सबसे मध्य से गुजर रही है, जब मध्य से गुजरती है कोई सबसे लंबी रेखा जो होती है उसको हम लोग आधार रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छोटे खसके की लंबाई निम्नांकित से कम होती है। जो छोटे खसके होते हैं उनकी लंबाई 16 मीटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट मतलब कंप्यूटर क्वेश्चन डाल दिया है ना, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? इसका आंसर है 1024। ठीक है, और 1 किलोबाइट पूछ ले तो आपसे कुछ भी बहुत सारा चीज़ बन सकता है। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, इससे आपको कुछ नहीं करना, लेकिन कंप्यूटर जरूर पढ़िएगा, कंप्यूटर सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है। जैसे पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, अगर उसमें सुई का जो उत्तरी सिरा झुका हुआ किस तरफ होता है? नीचे की ओर होता है। ठीक है, उसके बाद
भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स क्या कहलाता है? लगान। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। वो ये क्या कह रहा है कि सीधा या सामान्य वर्नियर का n भाग बराबर होता है। ये आपको फॉर्मूला है एक तरह से, तो n-1 भाग की याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। दूरी मापने के वैवत होता है कि दूरी जो डिस्टेंस होता है, तो जितने भी दे रखे आपको पेडोमीटर, ये आप देखोगे तो ये सारा ओडोमीटर याद रखिए, तीनों ही रख लीजिए याद। अगर कोई भी ऑप्शन देता है तो आप टिक कर लोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाली या समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र है, कौन सा है? सभी। ये यंत्र आप देखेंगे तो यंत्र में दे रखा है ये सारे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि भारतीय समाज को माना जाता है एक कृषक समाज, और अफ्रीका का जो समाज होता है वो कैसा होता है? जनजातीय समाज होता है, ठीक है। ये जो समाज पहला दे रखा है ए, वो जनजातीय समाज है, और ये अमेरिका का समाज होता है उसको औद्योगिक समाज कहते हैं, और इंडिया का समाज कौन सा है? सी, कृषक समाज। 127 ने कहते हैं, किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? अधिजैविक व्यवस्था है, ये बात कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो जनजातीय समाज के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब बताना उनके बारे में कैसे होते हैं। मैंने बताया था जनजातीय समाज जो होते हैं बेसिकली वो आपको अफ्रीका वगैरह में पाया जाएगा। वो धार्मिक होते हैं, वस्तु पूजा विश्वास करते हैं, वस्तु पूजा जो भी चीज़ उनको कम लगता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उनका पूजा करना शुरू कर देते हैं। टोटामास से प्रेरित, बिल्कुल सही बात है। वो जादू टोना इसमें भी यकीन करते हैं, तो ये भी बात सही है। 129, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करती है? उपयुक्त सभी, जितने भी इसमें आपको देख रखा है ये सारा कहीं ना कहीं सामाजिक विकास को इंगित करता है, ठीक है। 130 नंबर है, गांव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः रोकथाम हेतु करना चाहिए। मतलब आपको उपाय बताने हैं कि अगर कोई पशु का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, मर जाता है कोई पशु, तो क्या करना चाहिए उसके बाद। तो जो उपयुक्त सभी जितने विधि दे रखे हैं ये तीनों ही सही इंपॉर्टेंट है। 131, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ता को मिलता है, क्या मिलता है? देखो, लेवी की चीनी, मिट्टी के तेल, ये तो पता ही नहीं सरकार बांटती है, तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। 132, भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा जो ग्रूम होता है, उम्र शादी के समय वैध रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष, और लड़कियों की 18 वर्ष। अभी तक, आज तक, हालांकि गवर्नमेंट बात कर रही है कि लड़कियों की उम्र बढ़ा दी जाए, लेकिन अभी आज के टाइम में पूछा जाए तो अब 18 वर्ष ही लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 21 वर्ष। 133, अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल रूप तक पहुंचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजरता है? तो जितना भी दे रखा है ये सारे, जो जब तक एक बेसिकली डेवलप्ड सोसाइटी की ओर बढ़ने से पहले वो किन किन स्टेप से गुजरता है, तो ये जितने ही दे रखे हैं सारे धार्मिक, सकारात्मक, तैयारी, ये सारे के सारे, ठीक है। 134, हर्बर्ट स्पेंसर, जो ऊपर आपने देखा उन्हीं का नाम बता रहा हूँ मैं, ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया? जितने दे रखे ये तीनों ही वर्णन किया इन्होंने, तीनों के बारे में वर्णन, ये सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर ये है 135, भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? 3 प्रकार के, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अफ्रीका वाला ये, अमेरिका वाला और इंडिया वाला बता दिया, ठीक है। 136, ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति जो एसटी हैं के पास कृषि भूमि बहुत कम है, बिल्कुल सही बात है। जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय है? मतलब क्या उपाय किया गया, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ऐसे ही उनके पास लैंड कम है, और जो कम है उनको सुरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट कर रही है कि गैर अनुसूचित जाति को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा, तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम मतलब एफसीआई की स्थापना कब की गई? 1965। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है आईसीएआर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसकी भी स्थापना 1965 को ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कृषक समाज की इकाई है?
कृषक समाज के सारे के सारे जितने हैं ये कहीं ना कहीं कृषक समाज, ये परिवेशी कृषक हो, काश्तकार, आपने पढ़ा होगा भूस्वामी ये जितने भी हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं कृषि समाज की इकाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 139, कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? तो ऑप्शन डी है इसका, शिल्पकारी करते हैं। कृषक कृषि के अलावा और भी मतलब जो कृषक समाज के लोग हैं वो इन पशुपालन करते हैं, शिल्पकारी करते हैं, ये सारे काम भी साथ साथ करते हैं। तो यही क्वेश्चन था इसका। क्वेश्चन नंबर 140, ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मतलब जो बेसिकली जो ग्रामीण आर्थिक संरचना का संबंध किनसे है? तो ये कृषि अर्थव्यवस्था से। ठीक है, ग्रामीण आर्थिक संरचना क्या है? मतलब उसको सुदृढ़ करना, इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना, ये बेसिकली कहने का मतलब है। 141 का अगर हम बात करें तो 141 कहता है कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? ग्रामीण महाजन। बेसिकली महाजन होते हैं गांव में जो ऊंचे दरों पर ऋण देते हैं, पर देते हैं। ठीक है। 142, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या? अब नाम से लग रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मतलब खाद्य को सुरक्षित करना, तो खाद्यान्नों को आत्मनिर्भरता प्राप्त कराना, मतलब इतना ज़्यादा भंडारण कर लेना कि डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा, 142 का डी। 143 कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी। 144, ग्रामीण समाज का मूलभूत इकाई है, क्या है? परिवार, क्योंकि परिवार ही मूलभूत इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी है? दोनों के बीच में श्रेणी कौन सी है? उपयुक्त दोनों, जो दोनों दे रखा है, जैविकीय और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी दोनों ही है। 146, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन डी, प्रमुख आधार है कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसल उगाना एवं पशुपालन। ठीक है। 147 कह रहा है ग्रामीण भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? तो पुरोहित होते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। 149, सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस स्तंभ में मतलब किसके एस्पेक्ट में किया जाता है? तो ऑप्शन डी है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 150 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है इसका सूचक नहीं है किसका? सामाजिक विकास का। 151 कह रहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरुस्तु का है। किसका है? अरुस्तु ने कहा था कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो अरुस्तु का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 152 पे आ गया हम। भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किससे प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन सी। देखिए मैं आपको लगभग 350 से 400 क्वेश्चन मैंने बोला था कि ग्रामीण परिवेश में मैं कराऊंगा, वही मैं करा रहा हूँ। आपको इन क्वेश्चन को खुद से भी याद करना है। ऑप्शन आपको दिया हुआ, आंसर दे रखा, मैं आपको बता भी रहा हूँ साथ साथ, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके ग्रामीण प्रवेश आपसे का कंप्लीट होगा और आप स्कोर कर पाओगे। देखिए ग्रामीण प्रवेश किसी और पेपर में आता नहीं है, इसके कारण बहुत ज़्यादा नॉलेज लोगों के पास है नहीं सिलेबस का। तो मुझे लगा ऑब्जेक्टिव से कराना बहुत आसान होगा। अगर आप 500 भी ऑप्शन में 500 भी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो कुछ हद तक आप एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे और आप 20+ मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करा रहा हूँ, और ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, यहाँ पहली बार कृषि सेंसेक्स है कब कराई गई थी? मतलब फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब कराई गई थी? 1970 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। 154 है अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम हाई यील्डिंग वैरायटी जो होता है HYV प्रोग्राम जो है कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो आप बोलोगे 1966 से 67। ठीक है, MS स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, और कृषि उत्पादन से ये जुड़ा हुआ हरित क्रांति। नेक्स्ट है 155, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सीधा ऑप्शन देख ले, रैयतवाड़ी प्रथा कर्नाटक में तो था ही नहीं, तो खत्म, बंगाल बिहार उड़ीसा के रेंज में था, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देख रहे हैं क्वेश्चन कितने आसान होते हैं, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है ढंग से तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं।
वसंत ऋतु की फसलें की बुआई की जाती है, ये तो पता ही होगा, मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च तक, जो हल्का ठंड कम होने लगता है उस समय। ग्रीष्म ऋतु की फसलें की अवधि क्या होती है, पता ही, ग्रीष्म ऋतु कब होता है भैया, अप्रैल से जून तक, गर्मी शुरू हो जाता है। सामंत शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित, सामंत बताइए कौन होते हैं, जमींदारों को ही तो सामंत बोलते हैं। तो 159 का 160 नंबर, 160 कह रहा है निम्नलिखित में से ग्रामीण कारीगर की श्रेणी कौन आता है, मतलब ग्रामीण कारीगरी की श्रेणी में कौन आता है। तो जितने भी कुम्हार, लोहार, चूल्हा, जितने भी हैं, चूल्हा, ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है। 161 है, आपको ये बताना इसमें से कीटनाशी कौन है, डी। 24D कीटनाशी नहीं बताइए क्या है, पेस्टिसाइड है। तो आपको ये रखना है क्या, पेस्टिसाइड, ये सारे कीटनाशी है। कोई 162, निम्नलिखित में से कौन खरपतवारनाशी नहीं है, मतलब जो खरपतवार उसको, ये सी ऑप्शन। 163 पे हम आ गए ना। क्वेश्चन को बहुत आराम से हम कर रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा चीज़ें ऑप्शन, तो ऑप्शन को बार बार पढ़िएगा, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। 163 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी पर फसलों के प्रयोग अधिक प्रतिबंध, बैन है, किसका उपयोग नहीं कर सकते, तो BHC इसका उपयोग नहीं कर सकते, ये बैन हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 164 क्या कह रहा है, 164 कह रहा है, एक मिनट, थोड़ा कभी कभी टैब काम नहीं करता मेरा। 164 कह रहा है कि फसलों की जड़ों में पाए जाने वाली सूत्रकृमि, मतलब नेमाटोड को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, उपयुक्त दोनों ए और बी को अगर देखो, फसल चक्र बदल कर और फसल में गेंदा की खेती करके, ठीक है। 165 कह रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। अब नाबार्ड के बारे में देखिए, नाबार्ड क्या है, नाबार्ड क्या बताइए आपको, ये सबको पता है कि नाबार्ड एक बैंक है, नाम से ही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, नाबार्ड के बारे में बता दो, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है मुंबई में, ठीक है। और इसके हेड चेयरमैन कौन है, हर्ष हर्ष कुमार भनवाला, ठीक है। तो याद रखिएगा, नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था, 12 जुलाई 1982 में। देखिए हैंडराइटिंग सही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ साथ में, उसको सुनिएगा, 12 जुलाई 1982 में। 167, जुलाई 2001 में प्रारंभ की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना KSSY जो है का, ये बजट माध्यम क्या था बताइए, सी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना। देखिए कुटीर ज्योति योजना मतलब ज्योति मतलब लाइट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होगा, किस कार्यक्रम क्या, तो यहाँ का ऑप्शन क्या देखा, ए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, देखा विद्युत में ना, ज्योति तो विद्युत, ठीक है, ऑप्शन ए। 169 कहता है भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1966 से 67 से 68, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं साथ साथ टिक लगाते जा रहा हूँ, तो इसको छोड़िएगा मत आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 170 क्वेश्चन ये कह रहा है कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत या किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था, कौन सा, कृषि सेवा केंद्र, ठीक है। तो चतुर्थ, याद रखिएगा चतुर्थ जो था उसमें इसको किया गया था। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, चीज़ें हम आगे लेकर आएंगे। अभी हमने 170 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, इसी तरीके से हम ग्रामीण प्रवेश को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, मतलब इस महीने के ख़त्म होते होते हमारा ग्रामीण प्रवेश कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर बनती है कि आप कितनी बार इसको रिवाइज करते हैं। मैं फिर से एक बार ये बात बताना चाहूँगा, बार बार रिविज़न करने की ज़रूरत है और आप कंटिन्यूसली रिविज़न करते रहिए। अब भी आपको हो सकता लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ आप बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, आपको चीज़ें याद हो जाएगी। इनफैक्ट आपको याद ही रखना है यार, एक बार बस ग्रामीण प्रवेश तो पढ़ना है आपको लेखपाल के लिए, फिर ये पेपर कहाँ आता है, बिल्कुल किसी एग्ज़ाम में नहीं आता। तो बस आप एक बार पढ़ डालिए इसको, मेहनत कर डालिए, ये मेहनत रंग लाएगी आपकी। अगर आपको जो भी लगे करना करिए, पर इस एग्ज़ाम को निकालिए, ये मौका बार बार नहीं आएगा आपके पास। यार 8,000 वैकेंसी, आप बताओ कौन सी वैकेंसी यूपी में आती है जो 8,000 टीचर का छोड़कर,
हाँ, बहुत कम वैकेंसी हैं जो इतने नंबर में आती है। मौका मिला है, आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, एक चरण तो आपने पास कर लिया, इतने कम लोग। सबसे अच्छी बात है कि इसमें लोग नहीं हैं, 2 लाख 2.5 लाख लोग बैठ रहे हैं। बताओ आज तक कौन सा पेपर दिया है आपने जिसमें 8,000 वैकेंसी और 2.5 लाख लोग बैठे हो पेपर देने के लिए? कोई सा पेपर नहीं दिया होगा आपने, मुझे नहीं लगता, शायद एक आध कोई हो तो हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। तो ये मौका है, इसको फ़तह करें, जीते इस मौके को। और एक बार आपने पढ़ लिया आज के टाइम में, तो आगे का 50 साल सिक्योर है आपको। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी आपको जितना मेहनत करना है कर लीजिए। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए अपने फीडबैक्स के आपको कैसा लग रहा है हमारा लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।